हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद राजनीति विज्ञान की एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है और एक प्रभावशाली राजनीतिक विचारधारा है। आज का टॉपिक स्पेशल है, तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये शायद वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और शायद 1 से 2-3 पार्ट में अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि आधुनिक विश्व की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों, समानता, अभिव्यक्ति तथा सहिष्णुता और सीमित शासन जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित है। उदारवाद जो है वह मुख्य रूप से स्वतंत्रता पर बल देता है। उदारवाद का कहना है कि व्यक्ति सबसे ही महत्वपूर्ण है और विवेकशील प्राणी है, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और वह अपना विकास कर सकता है, क्योंकि लिए उसमें तर्क है, बुद्धि है, विवेक है। वह अपना कल्याण कर सकता है और अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है और इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये क्लासिकल उदारवाद की मान्यता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदारवाद का उदय 17वीं शताब्दी के यूरोप में हुआ था। ठीक, जब समाज में राजतंत्र, चर्च का नियंत्रण और दमनकारी शासन व्यवस्था का प्रभुत्व था। मतलब 17वीं शताब्दी में ऐसा था कि जिसे डार्क एज कहते हैं, वहाँ पर राजतंत्र और चर्च का नियंत्रण, जिसे पोपतंत्र कहते हैं, वह इतना प्रभावशाली था कि हर काम जो था राजा के नियंत्रण में होता था। हर काम पादरी लोग करते थे, राजा और पादरी। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने का और किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। उस समय विचारों ने यह प्रश्न उठाया कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं रखता क्या? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में उदारवाद का विकास हुआ। ठीक, उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति को राज्य से अत्यधिक नियंत्रण से मुक्त कराना और नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देना। आधुनिक लोकतंत्रों, मानव अधिकारों, संविधानवाद और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का आधार भी उदारवाद को ही माना जाता है। अभी मैंने बताया कि उदारवाद जो है मुख्य रूप से स्वतंत्रता पर मतलब आवाज स्वतंत्रता की बात करता है और कहता है कि मुक्त छोड़ दिया जाए सभी को और वह अपना कल्याण कर सकते हैं। यह अत्यधिक राज्य के नियंत्रण से मुक्ति चाहता है, क्योंकि लिए वो अपने अनुसार सभी पर नियंत्रण करते हैं और नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विवेक और प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र को परिभाषित करता है। उदारवाद का वह सिद्धांत जो बदलती हुई परिस्थितियों में खुले मन से सोचने की प्रेरणा देता है। उदारवाद ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को खुले मन से सोचने की प्रेरणा देता है कि हाँ, व्यक्ति अपने अनुसार सोच सकता है, अपना विकास कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए राज्य को। ठीक, यह सिद्धांत सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। ठीक, जब सामंतवाद का पतन हुआ तब इस विचारधारा का आगमन होने लगा था। शुरू में इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया। ठीक, जब क्लासिकल उदारवाद इसकी जब विचारधारा की नींव पड़ी, तब इसने व्यक्ति को विशेष माना, कहा कि व्यक्ति ही सब कुछ है और व्यक्ति इतना विवेकशील है, इतना उसके अंदर तर्क है, बुद्धि है कि वह अपना कल्याण कर सकता है, न कि उसके अंदर अंधविश्वास और भ्रम है। ठीक, परंतु बाद में इसने राजनीति में समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। ठीक, पहले तो व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण माना, उसके बाद समूहों को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि लिए कहा कि व्यक्ति से ही समूह बनते हैं और समूह में अगर व्यक्ति रहता है तो उसके कुछ दायित्व बन जाते हैं। शुरू में इसने मुक्त बाजार समाज को सामान्य हित का उपयुक्त साधन मानते हुए राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। हस्तक्षेप की नीति का मतलब यह है, क्या एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में अपनी पुस्तक में हस्तक्षेप की नीति को बताया कि राज्य का काम है कि धन की रक्षा करे और केवल रखवाली करे, न कि व्यक्ति के हर मामले में दखलंदाजी करे। कल्याण करना राज्य का काम नहीं है, बल्कि सुरक्षा करना है। बस इतना ही काम होना चाहिए, बाकी हस्तक्षेप ना करे। इसी को हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। परंतु बाद में इसने बाजार व्यवस्था को सामान्य हित के अनुरूप नियमित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसने कहा कि अब ऐसा है कि रेगुलेशन किया जाए, टैक्स लगाकर अमीरों पर गरीबों का कल्याण कीजिए। बाद में इसने आधुनिक उदारवाद में स्वीकार कर लिया और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को अपना लिया। ठीक, वैसे स्वतंत्रता का सिद्धांत उदारवाद का मूल मंत्र है।
परंतु वस्तुनिष्ठ में परिवर्तन होने पर या नए नए अनुभव प्राप्त होने पर इसने स्वतंत्रता की परिभाषा में उपयुक्त परिवर्तन करते रहे। ठीक, पहले इसने अबाध स्वतंत्रता पर जोर दिया, फिर उसके बाद पॉजिटिव लिबर्टी पर आया, वो आगे चलकर बात करेंगे। उदारवाद की परिभाषा। उदारवाद लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्री, मतलब स्वतंत्र। अभी बताया था कि स्वतंत्रता ही इसका मूल मंत्र है। इस विचारधारा का मूल विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है और उसे स्वतंत्र रूप से सोचने, बोलने, काम करने तथा निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक, अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से सोचने, बोलने, काम करने और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये उदारवाद का मूल सिद्धांत है। इसी को उदारवाद आगे बढ़ाता है। जॉन लॉक यहाँ पर बात करते हैं कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ लिबरलिज्म। लॉक ने ही सबसे पहले मनुष्य को बताया कि 3 अधिकार होते हैं, जो कि प्राकृतिक अधिकार हैं, जो उसे जन्म से मिले होते हैं, जो कि स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र और समान है, उसका जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे राज्य को लेने का, इस पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है और राज्य का काम है कि इन अधिकारों की रक्षा करे। ठीक, इसके बाद जे.एस. मिल कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी कार्य से रोकना तब तक गलत है जब तक कि वह कार्य दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब तब तक व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए जब तक किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदारवाद का विकास। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम उदारवाद के विकास और क्लासिकल उदारवाद को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।